एक गांव में एक सास और बहू साथ रहती थी, जिन्हें लक्ष्मी और गायत्री कहा जाता था। दोनों को एक दूसरे का साथ बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन गायत्री अपनी बहुत ही मनपसंद मछली पकाती है। लक्ष्मी ने जो देखा तो देवी जी अपनी पसंदीदा मछली करी पका रही हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे मजे ले पाती है इसे खाकर। इस बीच जैसे ही फोन बजता है, गायत्री हॉल में जाती है। ये देखकर लक्ष्मी झट से रसोई में जाती है और उस करी में और नमक मिला देती है और चुपचाप बाहर निकल जाती है। कॉल पर बात करने के बाद गायत्री रसोई में जाती है। करी तैयार है, अब बैठकर खाती हूँ मजे से। वो अपनी थाली में चावल और करी डालती है और खाने के लिए बैठती है। एक और मुंह में डालते ही थूक देती है। ये क्या? करी में नमक ज्यादा कैसे हो गया? मैंने तो हिसाब से डाला था। जब मैं फोन पर बात करने के लिए गई थी तो जरूर मेरी सास ने आकर ये गड़बड़ की है। इन्हीं का दिमाग हमेशा मुझे परेशान करने की साजिश रचता रहता है। मेरा भी टाइम आएगा, बताऊंगी तब। हाँ नहीं तो। लक्ष्मी रोज नीम के पानी से नहाया करती थी। एक दिन वो नहाने के लिए पानी तैयार करती है और तौलिया लेने के लिए अपने कमरे में अंदर जाती है। मौका पाकर गायत्री उस नीम के पानी में एक खुजली का द्रव्य मिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। सास नहाते समय चिल्लाने लगती है। गायत्री उन चीखों को सुनकर हंस पड़ी। बाथरूम में लक्ष्मी, हाय हाय मेरा बदन जल रहा है, हाय मेरा चेहरा, हाय लाल हो गया है। ए गायत्री, कहाँ मर गई? इधर आना जल्दी। लक्ष्मी हाय तौबा मचाकर अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर देती है। गायत्री ऐसे आती है जैसे उसे कुछ पता ही न हो। क्या हुआ प्यारी सासू माँ? वो इस बात से एकदम अनजान बनकर पूछती है। मुझे पता है कि ये तेरी कारस्तानी है, वो चिल्लाती है। गायत्री कहती है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता। क्या आपने सोचा है कि मैं ये कहूंगी? हाँ, ये सच है कि मैंने ही खुजली और जलन का द्रव्य मिलाया है। अब मुझे सच बताइए, क्या आपने फिश करी में अलग से नमक नहीं डाल दिया था? ये कौन सा टाइम है इस पर बात करने का? मेरे पास जलन और दर्द दूर करने की दवा है। अगर आप सच कहती हैं तो ये दवा मैं दूंगी, वरना बिल्कुल नहीं दूंगी। आपकी मर्जी। मैं बता रही हूँ। हाय मेरी हालत कितनी खराब है। मैंने करी में नमक मिलाया था, लेकिन ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आए मुझे माफ कर दे बहू, दे दे अब तो दवा। गायत्री सास को दवा दे देती है। इसकी 2 बूंदे पानी में मिलाकर नहा लीजिए, आपके शरीर की जलन कम हो जाएगी। बाथरूम में लक्ष्मी थोड़ी देर बाद कहती है, अरे राम, अब जलन कम हो गई है, अब ठीक हूँ मैं। फिर कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आती है और कहती है, नहीं लड़ूंगी तेरे साथ फिर कभी, कसम खाती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। इस बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। गायत्री ने जाकर देखा कि वहां कौन है। मैम, हम जीएस कुरियर सेवा से आए हैं, आपका एक कुरियर देना है। ओह अच्छा। उसने झट से पार्सल को ले लिया और अंदर चली गई। इस बीच लक्ष्मी वहां आकर, ये पार्सल मेरे लिए है, इसे वहीं रखो और जाओ अपने कमरे में। नहीं, मेरे पति ने मेरे लिए पार्सल ऑर्डर किया है, ये मेरा है। मैं कह रही हूँ ना ये मेरा है। नहीं, मैं कह रही हूँ ये मेरा है। दोनों उस पार्सल को पकड़कर 2 तरफ से खींचने लगती हैं। कुछ समय बाद वो पार्सल फट जाता है और एक महंगी सिल्क साड़ी उसमें से निकलकर नीचे गिर जाती है। वे दोनों उस साड़ी को भी फिर से 2 तरफ से खींचना शुरू कर देती हैं और साड़ी भी फट जाती है। तभी वो कुरियर बॉय फिर से आता है। मैडम सॉरी, वो पार्सल आपके लिए नहीं था, आप ही की कॉलोनी में किसी और के लिए। मैंने गलती से यहाँ दे दिया था। उसने पार्सल को देखा, वो फटा पड़ा था और साड़ी के भी चिथड़े हुए पड़े थे। मैडम ये क्या है? उस साड़ी की कीमत 10,000 रुपए है, आपको तुरंत ये पैसा देना होगा। जैसे ही कुरियर बॉय कहता है, सास और बहू घबराकर कमरे के अंदर जाती हैं और दोनों 5-5 हजार रुपए लाकर उस साड़ी का पैसा उस कुरियर बॉय को देती हैं। दोनों को अफसोस होता है कि साड़ी के साथ साथ पैसे भी देने पड़ गए।
ये कहानी शांति नाम की एक औरत से शुरू होती है जो एक गांव में रहती थी। शांति अपने नाम की तरह ही शांत थी। उसका पति दिल्ली में नौकरी कर रहा था और शांति अपनी सास के साथ गांव में रहती थी। शांति की सास का नाम जानकी था। ये जानते हुए भी कि शांति गर्भवती है, वो उससे हमेशा दुश्मनों जैसा बर्ताव करती थी। इसलिए क्योंकि शांति और रमेश ने प्रेम विवाह किया था, उसकी सास को उतना दहेज नहीं मिला था जितने की उसे चाहत थी। इसीलिए वो हमेशा छोटी से छोटी बात पर भी शांति पर चिल्लाती रहती थी। उसे शांति के गर्भवती होने पर भी कोई सहानुभूति नहीं थी और वो उसे घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन, मैं कुछ दिनों के लिए पास के गांव जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। सासू माँ, मेरी डिलीवरी की तारीख पास है, प्लीज मेरी कुछ तो मदद कीजिए। ए लड़की, मैं यहाँ घर के काम करने के लिए नहीं हूँ, मेरे पास अपना ही काम बहुत है। और वो चली गई। एक दिन जब शांति घर के बाहर सफाई कर रही होती है, एक बंदरिया घायल हालत में दौड़ती हुई वहां आती है और शांति के पीछे आकर छिपना चाहती है। शांति ने उसे देखा। अरे, लगता है कि किसी ने इसे बड़ी निर्दयता से मारा है। कितनी चोट खाई है बेचारी। जरा रुको, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगाऊंगी। ये कहते हुए वो अंदर गई और बंदरिया की चोट पर दवाई लगाकर दी। तुम किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है शायद। क्या तुमने कुछ गलत काम किया था? मैंने कुछ गलत काम नहीं किया था। मुझे बहुत भूख लगी थी तो उसके अमरूद के बाग से 2 अमरूद तोड़ लिए। बगीचे के मालिक ने मेरा पीछा किया और एक बड़े डंडे से मुझे खूब मारा। वो मेरे पीछे भाग रहा था। शांति उसकी बात सुनने के बाद, जरूर मेरी सास की तरह ही होगा कोई। सिर्फ 2 अमरूद के लिए उसने तुम्हें इतनी जोर से मारा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। फिर वो उस बंदरिया को घर में ले गई और उसे पेट भरकर खाना खिलाया। क्या तुम्हारी भूख मिट गई अब? हाँ, एकदम। लेकिन मैं तुमको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन रह सकती हो? शांति ने बंदरिया से पूछा। मेरी अच्छी किस्मत कि मैं यहाँ आ गई। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारी हर काम में मदद करूंगी। मेरे ऊपर तुमने जो प्यार बरसाया है, मुझे लग रहा है मेरी कोई भी मदद इसके आगे छोटी ही पड़ेगी। तुम तो जैसे ईश्वर की दी हुई बहन हो मेरे लिए। जब बंदरिया ने ऐसा कहा तो शांति बहुत खुश हुई और बंदरिया को घर में रख लिया। इसी बीच उसके पति रमेश ने फोन किया। हेलो शांति, तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रमेश। मेरी माँ को बिल्कुल तमीज नहीं है, वो तुम्हें ऐसे समय में अकेला छोड़कर चली गई। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो और गुस्से को काबू में रखो। मैं खुश हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, तुम सावधान रहना। ये कहते हुए उसने कॉल काट दिया। फिर शांति से बंदरिया ने पूछा, बहन, क्या इस पूरे घर में तुम अकेली रहती हो? मैं और एक चुड़ैल, मतलब मैं और मेरी सास रहते हैं। मेरे पति की दिल्ली में नौकरी है। मैं शादी में दहेज नहीं लेकर आई, इसलिए मेरी सास को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ। वो पूरा दिन ऐसे ही बातें करते गुजर गया। अगले दिन वो बंदरिया शांति से पहले उठ जाती है। सबसे पहले उसने घर को अच्छी तरह से साफ किया, फिर उसने जाकर बर्तन साफ कर डाले। जैसे ही सारा काम खत्म हुआ, उसने पौधों में पानी दिया। कुछ देर बाद जब शांति उठी और घर देखा तो घर एकदम चमक रहा था। जब शांति ने घर ऐसे देखा तो, अरे, घर आज कैसा बढ़िया लग रहा है, किसी ने मुझसे बेहतर सफाई की है। उसने घूम घूम कर सारा घर देख डाला। किसी ने घर का सारा काम निपटा दिया है। क्या मेरे पति ने किसी नौकरानी को भेजा है? जब वो ये सोचती हुई अहाते में आती है तो देखती है कि वहां तो बंदरिया सफाई कर रही है। फिर उसे समझ आया कि ये सारा जादू उस बंदरिया का है। ये सब तुमने किया है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। तुमने कितने सारे काम कर डाले, तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं अपनी बड़ी बहन की मदद ना करूं तो फिर मैं यहाँ हूँ ही क्यों? और ऊपर से तुम गर्भवती भी हो, तुम्हारे लिए भारी काम करना ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे उठने से पहले ही सारा काम खत्म कर लिया। मैं आज से तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। सारा काम मैं ही करूंगी अब से। तुम बस बैठना और आराम करना। शांति ने जब उसे इस तरह कहते सुना तो भावुक हो गई। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी, चाहे कुछ भी करूं। मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो इतना नहीं करती मेरे लिए। ईश्वर ने सच में मेरे लिए ही भेजा है तुम्हें। शांति कहते हुए उदास हो गई। बंदरिया ने देखा तो, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, मेरी भूख शांत की। इस हमदर्दी के बदले में मैं तुम्हारी मदद ही तो कर रही हूँ। फिर बंदरिया ने सब्जी ले ली और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी फुर्ती से काट लिया। आज मैं पकाऊंगी खाना, तुम बस एक जगह आराम से बैठकर बताते जाना कि क्या करना है। अरे, मैं खुद कर लूंगी, तुम कहाँ परेशान हो रही हो?
ना ना, अब कुछ दिन कोई काम नहीं करना है तुम्हें। तुम्हारा जननी का समय करीब है, इसलिए आराम करो। फिर शांति बंदरिया को बताती गई और वो उसके हिसाब से करती गई और सारा खाना बन गया और खाना बना भी स्वादिष्ट था। दोनों ने मजे से खाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शांति ने रमेश को कॉल लगाया। शांति, अब तुम्हारी सेहत कैसी है? अब ठीक है, लेकिन मेरा डिलीवरी टाइम बहुत पास है और एक बंदरिया के अलावा मेरे पास यहाँ कोई भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास एक बंदरिया है? फिर शांति ने उसे बंदरिया की सारी बात बताई और उसकी बहुत तारीफ की। तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई है, तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे जरा घबराहट हो रही है। मैं बस निकल ही रहा हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। उस रात शांति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वो दर्द में तड़प रही थी। तुरंत बंदरिया किसी की मदद के लिए बाहर आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ दूरी पर उसने सब्जी का ठेला देखा। वो फौरन उस ठेले को ले आई। उसने शांति को उस पर धीरे से लिटाया और उसे धीरे धीरे ढकेलती हुई अस्पताल ले गई। अस्पताल कर्मचारियों ने देखा तो शांति को फटाफट भर्ती कर लिया। कुछ ही देर में शांति ने एक लड़के को जन्म दिया। रमेश सुबह अस्पताल पहुंचा। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर बंदरिया का जरूरत के वक्त मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया।